Now, Indian financial market. Indian financial market. In an Indian financial market, there are two types of market: market and debt market. You can also call securities market. Capital market, there are two: primary and secondary. Primary markets are like IPOs when the first time shares are issued. Secondary is like when the shares are traded through the stock exchange. Stock exchange. फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है: कैपिटल मार्केट एंड डेट मार्केट. कैपिटल मार्केट्स, प्राइमरीज मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम शेयर्स आईपीओ लॉन्च होते हैं. सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट. सो फर्स्ट टाइम जब भी शेयर्स इशू होता है वो प्राइमरी मार्केट में ही आईपीओ आते हैं. फिर बाद में लिस्टिंग के बाद यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड चालू होता है. डेट मार्केट, ये डेट मार्केट में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता है. ये भी जब फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है प्राइमरी, एंड सेकेंडरी जब लिस्ट हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, तो डेट सिक्योरिटीज भी वहां पे ट्रेड होगा. सो इन डेट मार्केट ऑल्सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देयर इज वन मोर मार्केट, दैट इज अ मनी मार्केट. मनी मार्केट, दिस मार्केट फॉर ट्रेजरी बिल्स, commercial papers, certificate of deposits. So these are the short-term instruments. Market, this short-term instrument is up to 1 year. So मनी मार्केट भी एक टाइप का मार्केट होता है जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है. तो मनी मार्केट का जो यहाँ पे आपको याद रखना है वो मैक्सिमम टेनर जो होगा 1 years होगा. सो बिलो 1 year ही यहाँ पे होता है मनी मार्केट का टाइमलाइंस. सो दिस इज अबाउट इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. अब फाइनेंशियल मार्केट में आपको कितने रेगुलेटर होते हैं ये याद रखना है आपको. हाउ मेनी रेगुलेटर्स आर देयर इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. सो आरबीआई. आरबीआई इज फॉर व्हाट? आरबीआई किस लिए है? और बैंक्स, एनबीएफसी और फेमा. तो आरबीआई क्या करता है? बैंकों को रेगुलेट करता है, फिर एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो फॉरेन से फंड्स आ रहे हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, ये सारे फेमा लॉ के थ्रू रेगुलेट करता है. तो आरबीआई का काम कहाँ कहाँ पे रेगुलेटरी वर्क है? ये मनी मार्केट को भी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल के आ सकता है. प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट. आरबीआई इज रेगुलेटर फॉर बैंक्स, एनबीएफसी, फेमा, मनी मार्केट्स, एक्सेट्रा. Second regulator is a SEBI. SEBI is a regulator for capital market. SEBI is a regulator for capital market. SEBI क्या है? SEBI regulator है capital market का. SEBI regulator है capital market का, ये आपको याद रख लेना है. Then SEBI, इससे पहले क्या था? SEBI से आने से पहला SEBI का एक्ट आया 1992 में. क्या उससे पहले मार्केट रेगुलेट नहीं हो रहा था? हो रहा था. सीसीआई रेगुलेट करता था, कैपिटल कंट्रोलर ऑफ इशू. आफ्टर हर्षद मेहता स्कैम, अपने गवर्नमेंट को लगा, जरूरी भी था कि एक रेगुलेटर आना चाहिए.
So we felt a need of a separate regulator who will regulate the capital market after the scam of 1992 by the Harshad Mehta. Then we made a SEBI. SEBI is a after passing a SEBI Act 1992. So SEBI Act 1992. Then SEBI become a regulator. Full form of SEBI is Security Exchange Board of India. So second regulator. Then the third regulator, IRDAI. IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. So prior to IRDA Act 1999, there was a superintendent of insurance, controller of insurance was there. They are regulating the insurance industry, and only the government companies are allowed to do this business. So IRDA Act 1999 से पहले इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस अंडर कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस वो मॉनिटर कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे. बट उस टाइम पे 99 से पहले गवर्नमेंट ही इस बिजनेस को संभाल रहा था. जैसे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में हम लोगों ने लाया, उसके बाद सेबी एक्ट आ गया, कैपिटल मार्केट के. देन वी फेल्ट दैट, वी रियलाइज दैट there is a need of separate regulator for insurance industry, and we should allow foreign insurance company to enter into the India. And after we passed the IRDA Act 1999, then IRDA become a regulator, and nowadays we will see that there are many insurance companies are doing the business. Like a, you can see the example like a foreign player, Allianz, that Bajaj Alliance, the Bajaj and Allianz both joint venture. They started a Bajaj Alliance. Then ICICI Prudential, Prudential is a foreign player, and ICICI is the Indian player. Both started a joint venture. Then Tata AIG, American International Groups, and Tata Groups. So this is the after 1999 Act IRDA, they allowed a private insurance company to start this insurance business. सो IRDA एक्ट 1999 के बाद हम लोगों ने देखा कि IRDA रेगुलेटर बना इंश्योरेंस का, और उसके आने के बाद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस मिलना आसान, लाइसेंस देना चालू हुआ. एंड ब्रोकर सिस्टम्स आए, री इंश्योरेंस बिजनेस का रेगुलराइजेशन किया, और बहुत सारे एक सेपरेट रेगुलेटर आने के बाद और भी डेवलपमेंट हो जाती है उस इंडस्ट्री के लिए. सो थर्ड रेगुलेटर इज IRDAI. दे रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस, reinsurance business, co-insurance business. Then they also regulate all the intermediaries like a broker, agent, then web aggregator like a Policy Bazaars. So third regulator. Then fourth financial regulator is PFRDAI, Pension Fund Regulatory Development Authority of India. This is regulating the NPS, नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को रेगुलेट कौन करता है? PFRDA. सो अनदर फॉर पेंशन फंड, दिस इज रेगुलेटर फॉर पेंशन फंड. ये पेंशन फंड के लिए रेगुलेटर है. ओके. एंड इंसॉल्वेंसी लॉ के लिए IBBI. Now money market, types of financial market. Money market, integral part of financial system, include instrument that provide a short-term fund. So short-term funds, you have to remember importantly, maturing ranging from overnight to 1 year. This line, two lines you have to remember: short-term need of fund and overnight to 1 year. So money market किस लिए होता है? ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फंड्स के लिए इशू होते हैं, और इसका पीरियड क्या होगा? ओवरनाइट टू 1 year. दिस टू लाइन यू हैव टू रिमेंबर.
The example is like a repo, reverse repo, certificate of deposit, treasury bills, commercial paper, जो मैंने पहले बताया था. Then security market, सिक्योरिटी मार्केट्स को कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, और इसके दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मैंने ऑलरेडी कवर किया है, आई हैव ऑलरेडी कवर. प्राइमरी इज लाइक अ न्यू इशू, आईपीओज, एंड सेकेंडरी द सिक्योरिटी ट्रेडेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. आपको इसमें दो याद रखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी समझाया है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. देन इंटरमीडिएट अभी हम सीखेंगे. नाउ इंटरमीडिएट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस. मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, this is comprises of three. One is clearing corporations, second is stock exchange, and third is depository. What is the function of clearing corporations? होता क्या है ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस बेसिकली हम जो ट्रेडिंग देखते हैं, suppose we are doing a trade today, then after t plus 2 days or few security t plus 1 days, the settlement is done. Then in this example, suppose today I am placing an order, then after t plus 2 days I should get the security. Suppose I am buying the shares, then I should get on t plus 2 days securities, and the seller should get the fund. So it is a whom duties, किसका जिम्मेदारी है सेटलमेंट कराने का? अगर सामने वाले ने शेयर्स नहीं दिया तो किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जो काम है सेटलमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट का, ये काम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के तीन काम है, थ्री मेन फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. फर्स्ट इज द क्लियरिंग, सेकेंड इज द सेटलमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, okay, and third is the risk management. So these are three works: clearing, settlement, and risk management. So this is a work of clearing corporations. So on t plus 2 days, buyers should get the securities and sellers should get the fund. क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का मेन काम है क्लियरिंग, सेटलमेंट करना, क्लियरिंग करना, सेटलमेंट करना, एंड रिस्क मैनेजमेंट करना अगर कोई डिफॉल्ट करता है पार्टीज. तो क्लियरिंग जो सेल कर रहा है सिक्योरिटी, उसको टी प्लस 2 डेज में, अगर सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी टी प्लस 1 में है तो उसको टी प्लस 1 में पैसा मिल जाना चाहिए सेलर को. टी प्लस 2 का है कॉन्सेप्ट, तो उसको टी प्लस 2 में पैसा मिल जाना है. सपोज मंडे को ट्रेड किया है तो वेडनेसडे टी प्लस 2 में उसको मिल जाना चाहिए पैसा, और बायर को सिक्योरिटी मिल जाना चाहिए. तो ये सारा काम किसकी जिम्मेदारी है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की. अगर सेलर के पास सिक्योरिटी नहीं है, उसने शॉर्ट सेल मार दिया, सेल कर दिया सिक्योरिटीज, तब तो मैटर ऑक्शन में जाएगा. तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का भी काम किसका है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. सो फर्स्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज डन. सेकंड स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज वेयर वी आर प्लेसिंग द ऑर्डर्स, like a stock exchange is like a market where the buyer and seller met, जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं और ट्रेड करते हैं. तो ये बीएससी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है. एनएससी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज. ये आप सिंपल सब लैंग्वेज में समझ लीजिए, बीएससी एनएससी एक मार्केट है जहाँ पे बायर एंड सेलर ब्रोकर के थ्रू मिलते हैं और ट्रेड करते हैं. और ब्रोकर क्या होता है? इनके मेंबर्स होते हैं. ब्रोकर्स आर द मेंबर ऑफ बीएससी और एनएससी. We cannot able to trade without the broker. Even we are trading through the any app, Zerodha or Sharekhan, Angel Broking, we have to take the terminal of brokers only. ब्रोकर के ऐप के थ्रू ही हम लोग ट्रेड कर पाते हैं, डायरेक्टली ट्रेड करना अलाउ नहीं है. तो मार्केट स्टॉक एक्सचेंज मतलब मार्केट, बीएससी एनएससी. एंड सेबी के लैंग्वेज में बोले, सेबी आईसीटीआर में, stock exchange is like a recognized stock exchange having a nationwide terminal. Stock exchange means a recognized stock exchange having a nationwide terminal.
स्टॉक एक्सचेंज समझ में आया. देन डिपॉजिटरी. एज पर डिपॉजिटरी एक्ट 1996, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, prior to 1996 we were holding the securities in physical mode. So prior to 1996 we were holding the security in a physical mode. After this depository act 1996 we started the holding of security in a demat mode. Now when we are holding the security in a demat mode, we are the beneficial owner. We are not the registered owner. When we are holding the security in a physical mode, then we are the registered owner also and beneficial owner also. But when we are holding the security in a demat mode, then we are only the beneficial owner. We will get all the benefit like all corporate actions, bonus, dividend, all. But registered members are the depository. So we are only the beneficial owner. But when we are holding the security in a physical mode, we are a beneficial owner also and registered owner also. So nowadays, we cannot able to transfer the security without demat. Physical shares tradings are not allowed, but we can hold the physical securities and we will get all the benefit. Physical securities 1996 डिपॉजिटरी एक्ट से पहले हम लोग फिजिकल में रखते थे. उसके बाद डीमेट का कॉन्सेप्ट आया और आज हम लोग सिक्योरिटीज डीमेट में रखते हैं. और इनफैक्ट सेबी एलओडीआर के हिसाब से शेयर्स जो है ना फिजिकल अभी ट्रेड नहीं होंगे. अभी सिर्फ डीमेट में ही सिक्योरिटी ट्रेड होगा. एंड जो फिजिकल सिक्योरिटी है उसके हम लोग रजिस्टर्ड ओनर भी होते हैं और बेनिफिशियल ओनर भी होते हैं. बट अगर सिक्योरिटी डीमेट में है तो हम उसके बेनिफिशियल ओनर होते हैं. हमारे को सब सारे बेनिफिट मिलता है, बट उसके जो रजिस्टर्ड ओनर है वो डिपॉजिटरी होता है. तो डिपॉजिटरी देयर आर टू टाइप्स. देयर आर टू डिपॉजिटरी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल. ये दो डिपॉजिटरी है. So clearing corporation, stock exchange and depository. Depository where in these two depository we are holding the securities. Depositories having a agents like a DP, depository participants. Depository participants are the agents of CDSL, NSDL. Where we are maintaining our demat account. So suppose we are maintaining a demat account with HDFC Security. That means HDFC Security is a DP. DP means depository participant. They are the agent of either CDSL or NSDL. CDSL, NSDL is depository, and HDFC Security, Sher Khan, then Jirodha, they all are the DP, depository participants. Again, broker are the member of stock exchange. Broker role is different and DP role is different. DP where we are holding the demat account. Nowadays, we are maintaining DP and broker account with the same company. That's why we will not be able to differentiate. But DP role is to maintain your demat account, and broker role is you can place a trade through the broker. So now understood. So there are two depository. You can easily remember all this. Is important. Depository participants are the agents of depository. Now custodian. Second intermediary, custodian. In the first intermediary, we learn three. In the first, market infrastructure institution, clearing corporation, stock exchange, and depository. In custodian, we hold the securities and manage on the behalf of institutional investors. Custodians, they maintain the accounts of institutional investors like LIC mutual fund, GIC mutual funds, then pension funds. So as per regulatory compliances, is AMC of mutual funds and insurance company, they have to open the accounts with the custodians. Custodian will hold the securities.
and custodial will collect all the corporate actions benefit. जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करते हैं, उस पैसे को शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, या हम लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, बट वो इन्वेस्ट करके सिक्योरिटी जो भी कलेक्ट करता है वो अपने पास नहीं रख सकता, उसको एक कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ेगा जो ये सिक्योरिटीज मेंटेन करेंगे। कस्टोडियन जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडिया का फर्स्ट जो कस्टोडियन है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये और इसको LIC, GIC ऐसे जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन्होंने मिलके बनाया था ये फर्स्ट। देन आजकल तो HDFC, nowadays HDFC is also doing this work. Then DOS Bank is also doing this custodial work. So custodials, they are basically safekeeping of the securities, remote mode also and physical also, and they collect all the corporate action benefits. Then stockbrokers are the member of stock exchange. So whenever we are giving the orders of buying and selling, we have to take the help of stockbrokers or their platform we have to use. So आजकल हम लोग खुद से भी मोबाइल से करते हैं तो ब्रोकर का ऐप यूज करते हैं हम लोग. So through the broker we can able to do. Authorized person means sub broker. Okay. Investment banks, they provide the strategic advice to the companies. The company's government and other capital requirement and investment decisions. Like their role is in a advisory services for business expansion, projecting, financing and merger. So investment bank जो कि merger acquisitions में help करता है, प्लस बिजनेस को एक्सपांड करने में, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, स्टार्टअप्स को फंडिंग कराने में, ये सारा काम इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है. इंश्योरेंस कंपनी एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1930, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस का जो पहला कानून है इंश्योरेंस एक्ट 1938, उस एक्ट के थ्रू कंपनीज रजिस्टर्ड होना चाहिए. लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जिस टाइप का आप लाइसेंस लोगे उस टाइप का काम कर सकते हो. इंश्योरेंस कंपनीज में ये टाइप्स हो गए. उसके बाद इंटरमीडिएट्स में ब्रोकर, एजेंट्स, सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स, वेब एग्रीगेटर, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, बैंक का इंश्योरेंस. तो ये सारे इंटरमीडिएट्स आ रहा है. इनका रेगुलेटर कौन है आज के डेट में? IRDAI. पेंशन फंड, पेंशन फंड्स आज के डेट में जो HDFC फंड मैनेजमेंट है, HDF पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये सारे पेंशन फंड्स स्मॉल कंट्रीब्यूशंस लेते हैं लोगों से एंड ये फंड इन्वेस्ट करते हैं, और इनका रेगुलेटर जो है PFRDA है. So they take the contribution from the individual and invest these fund according to the direction to the contribution to the retirement corpus. तो जो इन्वेस्टर का गाइडेंस डायरेक्शन है उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं. So they invest in debt and equity combinations as per the risk selected by the investors. Asset management companies and portfolio management. AMC ये किसका होता है? ये म्यूचुअल फंड के कंपनीज में AMC होते हैं, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये AMC कंपनीज में फंड मैनेजर होता है और वो पूरा असेट मैनेजमेंट का काम कर देता है. पोर्टफोलियो मैनेजर ये एक सेबी से रजिस्टर्ड होता है. So portfolio manager registered with the SEBI, their role is to manage the portfolio of individual corporates, and for that they charge the separate fees. So portfolio manager are the manager charge the investor fees for their services.
So portfolio manager need to be registered with the SEBI. Asset management company also need to be registered with the SEBI. So under this mutual fund companies, so all the mutual fund company having their own MCs, Tata Mutual Fund, Birla Mutual Fund, and all. Investment advisor, again, this is also need to be registered with the SEBI. Investment advisor, research analyst. Again, this investment exam, 6-hour exam is there. If you want to become a investment advisor, then you can. There are 2 level, 3-hour one exam, 3-hour two second exam. So total 2 exam of 6 hour. You can appear, and after that you can able to register as an investment advisor, and you can give the advice to any your client, and you can charge your fees. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योर शेयर से रिलेटेड, तो आप इसका लाइसेंस ले सकते हो, और जो ये एडवाइस करता है उसको कंपलसरी ये एग्जाम देना है, और उसकी ये क्लाइंट से फीस भी चार्ज कर सकता है। रिसर्च एनालिस्ट वो इंडिविजुअल एडवाइस नहीं देता है, वो पूरा ओवरऑल अपना रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है पब्लिक में, और वो किसी से फीस चार्ज नहीं कर सकता है। वो एक इंडिविजुअल ब्रोकिंग फॉर्म या किसी कंपनी को फीस चार्ज करेगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिविजुअल क्लाइंट्स होते हैं और वो अपना एडवाइस देके फीस चार्ज कर सकता है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में कमीशन ले सकता है, या तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का कमीशन ले सकता है। दोनों काम नहीं कर सकता, दोनों रेवेन्यू नहीं कर सकता। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, आइक्रा, केयर, क्रिसिल्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्रेडिट रेटिंग कंपनी। ये क्या काम है इनका? ये फाइनेंशियल सिचुएशन किसी भी इशूअर का बताते हैं। कोई भी इशूअर जो अपना सिक्योरिटी इशू कर रहा है, कोई शेयर्स अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है, तो उसका सिक्योरिटीज, कोई डेटा इंस्ट्रूमेंट ला रहा है तो उसकी क्या सिक्योरिटीज की रिस्क है, ये कौन बताएगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दे रैंक financial situation of the issuing entity, then they rank the various instrument in terms of their ability of safely repay the debt and interest. Then KYC registration agents, KRA, short form is KRA. You have to remember this. So their role is to register the KYC. रजिस्टर द केवाईसी। यहाँ पे इस सेंटर पे आप जाते हो अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए। एक बार आपने सेंट्रल केवाईसी कर दिया तो सारे इंटरमीडियरी फाइनेंशियल मार्केट में वहीं से डेटा उठा लेंगे। सो वंस यू हैव टू रजिस्टर विद द सेंट्रल केवाईसी और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, देन all the intermediaries, you don't have to produce again and again KYC, they will fetch your data. RTA, registrar and transfer agents, Carvi, CAMS, then TSR also now become a links in time. So they are the RTAs. RTAs का रोल क्या होता है? जब भी आपको किसी म्यूचुअल फंड्स में नेम चेंज कराना है, कोई भी कंप्लायंसेस करना है, तो आप जाके डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनीज में जा सकते हो, या तो फिर आप कैम्स में चले जाओ। ज्यादातर म्यूचुअल फंड कैम्स ही हैंडल कर रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड कार्वीज हैंडल कर रहा है। नाउ इसका नाम के फिनटेक है। सो के फिनटेक ये रिलायंस म्यूचुअल फंड या अदर्स प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड, मोस्ट ऑफ टाटा, कोटक्स, जहां पे भी आपको, या तो डायरेक्टली आप कंपनी को जा सकते हो या फिर आप कैंप्स में चले जाओ। कैंप्स में जाने से, क्योंकि कंपनीज को भेजोगे वो भी कैंप्स को भेजेगा, क्योंकि उन्होंने अपना रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ये काम के लिए इनको अपॉइंट किया है। वैसे शेयर्स के रिलेटेड कोई भी इशू है तो भी आपके किसके पास चले जाओगे? टाटास का होगा तो आप लिंक इन टाइम के पास चले जाओगे, कोई भी टाटा का कंपनीज होगा। पहले TSR डायरेसो था उनका, डायरेसो ये हैंडल करता था, अभी इनका लिंक इन टाइम। सो यहाँ पे आप, क्योंकि आप कंपनीज को भी लेटर लिखोगे तो कंपनी इनको भेज देगा, तो आपका टाइम बचत होगा। आप डायरेक्टली इनके पास चले जाओ। तो ये इन्होंने अपना ये काम किसको दिया है? जैसे ACC लिमिटेड है, अभी ACC लिमिटेड खुद ही कर रहा है, उसने ये काम आउटसोर्स नहीं किया है, उसने अपना RTA अपॉइंट नहीं किया है।
तो ये आरटीए अपॉइंट करने से क्या होता है, इन्वेस्टर का कंप्लायंस इजी हो जाता है थोड़ा सा। सो देख लीजिए क्या, केवाईसी अपडेशन, प्रोसेसिंग ऑफ फॉरवर्ड एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द इशूअर्स, so they act on the behalf of issuing company. NBFCs and HFC Housing Finance Company, LIC Housing Finance, GIC Housing Finance, LIC Housing Finance, GIC Housing Finance, Central Bank Housing Finance. So these are the example of housing finance. Non-bank NBFCs, Credit Bureau. Credit Bureau, credit information companies keep record of loan servicing behavior of a borrower and assign them credit score. अगर हम लोग किसी से लोन लेते हैं तो हम लोग जो पेमेंट करते हैं, लोन का ईएमआई चुकाते हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड बनते जाता है। वो कौन मेंटेन करता है? क्रेडिट ब्यूरोस कंपनीज मेंटेन करती है और अपना एक स्कोर देते हैं। So whenever we take a loan, whenever we pay the loans, EMIs and all, so the credit bureaus companies are making a record of all this. So next time whenever we go for loan, they check our credit score, whether the credit score is good or bad. Based on that, another bank will give a loan or not. तो हम लोग जब भी कोई सेकंड लोन लेने जाएंगे तो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक होगा, उसमें देखा जाएगा कि हम लोगों ने लोन का पेमेंट किया है नहीं किया है, क्या अपना हिस्ट्रीज है। ये रिकॉर्ड करने का काम किसका है? क्रेडिट ब्यूरोज और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का। नाउ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के कितने टाइप्स हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर को रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी कहते हैं, और इसका इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज, ये आपको याद कर लेना है। रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट वैल्यू नॉट मोर देन 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई एंड एक एफपीआई। एफपीआई स्टैंड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड डीएफआई स्टैंड फॉर डोमेस्टिक फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो ये अपनी कंट्री का होगा डोमेस्टिक, और ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो टाइप के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होंगे। इन्वेस्टर कितना? रिटेल, रिटेल जिसका 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो रिटेल में आ जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशनल में दो टाइप आ जाएंगे। एक होगा डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो अपनी इंडियन कंपनीज है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, कंपनीज है, ये सब। और एक होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि फॉरेन की कंपनीज होंगी। एक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होता है, जो कि जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंडिविजुअली है, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होगा। Accredited investors, the concept of class of investor who have understanding of various financial product and risk return associated with them, and therefore they are able to inform decisions regarding their investment. जो accredited investor जो होते हैं, इनके पास अच्छा खासा इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, और ये एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनको क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी बोल सकते हैं। इसमें आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गया, देन पेंशन फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, आर्मी पेंशन फंड्स एंड ऑल, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर। इशूअर का क्या रोल है? whenever the issuer raise the money by or securities, hello, I will call you, I'm in a lecture. The role of issuer or the organization raise the money by issuing the security। ये issuer कौन होता है?
जो अपना आईपीओज लेके आ रहा है मार्केट से फंड लेने के लिए, ये शॉर्ट टर्म्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स हो सकते हैं, मनी मार्केट हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं, डेट ला सकता है, शेयर्स ला सकता है, प्राइमरी मार्केट्स। फर्स्ट टाइम अगर लाएगा तो प्राइमरी मार्केट आईपीओ, सेकेंड टाइम जब वो शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, ट्रेडिंग चालू होगा सिक्योरिटीज में। नाउ द फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फर्स्ट, under the Ministry of Finance, through its Department of Financial Services, regulate overseas activities of banking system, इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर्स। तो देखो बैंकिंग के लिए तो नॉर्मली आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस के लिए पीएफआरडी आईआरडीए, एंड पेंशन के लिए पीएफआरडीए। बट इनके ऊपर भी एक सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरऑल इनको मॉनिटर करता है, जो ओवरऑल एक्टिविटीज है बैंकिंग सिस्टम के, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को, इंश्योरेंस को, पेंशन सेक्टर को। अगर आपके ऑप्शंस में मैंने ये आता है तो आपको ये लिखना है कि बैंकिंग का रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, इंश्योरेंस का आईआरडीए, एंड पेंशन का पीएफआरडीए। बट ये भी तो ओवरऑल मॉनिटर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इट्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो अंदर सेकंड नेक्स्ट डिपार्टमेंट, रेगुलेट द कैपिटल मार्केट एंड इट्स पार्टिसिपेंट। ओके, so SEBI is regulating capital market, no doubt, but after SEBI, this is the under Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, क्योंकि सेबी के ऊपर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना मिनिस्ट्री से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सिंपली द ऑल द कंपनीज एक्ट मैटर। Okay, to set how to setting up the company, functioning, audit, control, everything. So come Ministry of Corporate Affairs, all the matters of Companies Act. Reserve Bank of India to regulate the issue of banks notes and keeping reserves with the issuing monetary stability in India. So banks का काम क्या है? Monetary policies, control the inflation and all. So RBI is the regulator of banks, NBFC and all. SEBI, already explained you. SEBI Act 1992 regulate the primary regulator of securities market. Yeah, please try to remember this. This tagline, to protect the investors of in the security and promote the development and regulate the security market. So इनका ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टर का राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना सिक्योरिटी मार्केट को। So two objects basically, to protect the interest of investors and to promote the finance security market. IRDA, regulator of insurance industries, pension fund, PFRDA for pension fund, national pension scheme system. Types of securities, equities and debt. Under equities and debt, equities are shares, shares and debt. Under shares, there are two types, equity and preference. What is the difference between equity and preference? Equity and preference में क्या difference है? तो preference के पास दो rights है। एक first rights क्या है कि जब भी कोई डिविडेंड पेमेंट होगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस को होगा, बाद में इक्विटी को। सेकंड, whenever capital repayment is there in case of winding up or liquidation, first capital payment will go to preference. So in case of dividend payment and capital repayment, first payment will goes to the preference shareholder than equity. तो प्रेफरेंस के पास दो प्रेफरेंस है, एक तो डिविडेंड मिलेगा उसको, और सेकंड कैपिटल रिपेमेंट जब वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के केस में,
पहला इसको मिले, इसके लिए इसका नाम प्रेफरेंस है। इक्विटी के पास इक्विटेबल राइट्स है। इक्विटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, equity with equal rights and equity with DVR, differential voting rights shares. So example of DVR is Tata Motor DVR shares. ये क्या है? इक्विटी भी दो टाइप के होते हैं, एक इक्वल राइट्स, सारे मेंबर्स को इक्वल राइट्स हैं, एक सेकंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होगा या तो होगा ही नहीं, यहाँ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एक एग्जांपल है, टाटा मोटर ने डीवीआर शेयर इशू किया, यहाँ पे इनको डिविडेंड मिलेगा लेकिन वोटिंग नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है किस टाइप का इनका टर्म्स एंड कंडीशंस है। सो इक्विटी यू हैव अंडरस्टूड। नाउ डेरिवेटिव, derivatives are like a four types: forward, future, options and swap। डेरिवेटिव कितने टाइप के? चार टाइप के, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। फॉरवर्ड क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, दो पार्टीज के एग्रीमेंट। देयर इज ए नो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व, नो stock exchange involved in between, so counterparty risk to be bear by the parties itself, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं। फ्यूचर क्या है? यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा। ऑप्शंस क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, कॉल एंड पुट। when we buy call, when we are thinking that the price is going to increase, when we buy put when we are thinking that price is going to decrease। कॉल हम कब बाय करते हैं? जब हमें लगता है शेयर्स बढ़ने वाला है। पुट कब बाय करते हैं? जब शेयर्स गिरने वाला है। और कॉल कब सेल करते हैं? उसका उल्टा, जब प्राइस गिरने वाला है तब कॉल सेल करते हैं। पुट कब सेल करते हैं? जब प्राइस बढ़ने वाला है। सो दिस इज ऑप्शन। स्वैप्स, again when there is a interest rate risk, then the two party will swap each other obligations. One party want a fixed rate, another party want floating rate, but they got oppositely from the bank, so they both the party will swap and they will take the benefits of that. So that is a swap. But for your syllabus, just you have to remember four types of swap, and so derivative means which derive a value from other basic underlying variables, जिसका वैल्यू किसी बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल से। जैसे फ्यूचर्स अगर निफ्टी का है तो निफ्टी का फ्यूचर्स निफ्टी जैसे अप करेगा, निफ्टी जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो अंडरलाइंग क्या है? निफ्टी। सेंसेक्स का फ्यूचर्स, तो सेंसेक्स का फ्यूचर डिपेंड करेगा सेंसेक्स के ऊपर। सो डेरिवेटिव विच डिराइव अ वैल्यू फ्रॉम one or more basic underlying variables। Exchange traded derivatives in India are futures and options। Future contracts are agreement between buyer and seller to buy and sell the underlying security at predetermined price and quantity on a predetermined date। जब भी दो पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट होती है फ्यूचर डेट में, फ्यूचर प्राइस का, कि हम लोग ये एग्रीमेंट, ये ट्रांजेक्शन अभी कर लेते हैं, हम लोग फ्यूचर डेट में ये सेटलमेंट करेंगे। जैसे किसान का फसल आने वाला है तो किसान के पास भी रिस्क है कि उसका प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक कंपनी से जिस जो बिस्किट बनाती है तो उसको वीट चाहिए, तो दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि तुम 6 महीने बाद जब भी तुम्हारे पास वीट आएगा किसान का, ये प्राइस पे वो इतने केजी डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे दोनों रिस्क मैनेजमेंट है। व्हाई दिस डेरिवेटिव्स आर यूज? इट स्टार्टेड ओनली फॉर रिस्क मैनेजमेंट पर्पस, और nowadays different investor using for different purpose, hedging, someone is using for speculation purpose, someone using for arbitrage purpose। So different investors are using for different purpose, but basically it is made for risk management। तो कैसे इस केस में फॉरवर्ड का एग्रीमेंट किया, दो पार्टी एग्रीमेंट कर लिया, किसान और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों को रिस्क है। फार्मर को रिस्क है कि उसको प्राइस वो मिलेगा नहीं मिलेगा, सेकंड इंडस्ट्रियलिस्ट को रिस्क है कि उसको उतने क्वांटिटी का वीट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा नहीं मिलेगा। सो
When both are entering into the agreement, both risks are managed. Options are the contract give the right of the holder option to buy, not the obligations. So when you are buying options, you have to pay only the premium. And when you are buying, you are the buyer of the option is known as holder. Buyer is known as holder. And right seller is known as writer. Seller, writer and buyer holder. Please try to remember buyer is also known as holder and seller is also known as writer. So a person who buy the call by paying a premium, they having a right but not the obligation. Means either they want to settle this transaction on expiry date or not, they will lose only the premium. But the seller having obligation. If the buyer is exercising, then seller has to perform. सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बायर एक प्रीमियम देता है, सेलर प्रीमियम रिसीव करता है। यहाँ पे बायर को एक राइट मिलता है, तो एक्सपायरी डेट में वो एक्सरसाइज करना चाहे, अब एक्सरसाइज जब बायर को फायदा होगा तभी एक्सरसाइज करेगा। सेलर को क्या है कि एक्सरसाइज जैसे ही बायर करेगा सेलर को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सेलर के पास ऑप्शन नहीं है, बट बायर के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है बायर को। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज मीन्स डेट इंस्ट्रूमेंट। सो under this, investor get a fixed income. That's why its name is fixed income. Commodities and commodity ETF. So commodities are like a gold, silver, copper, agriculture produce, etc. So commodities, electronic traded fund, exchange traded funds are there, like a gold ETF, commodity ETFs. We can able to buy the commodity through the stock exchange. So म्यूचुअल फंड ETFs आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है बट फंड उतना बड़ा नहीं है, तो आप क्या करोगे, रीट्स में इन्वेस्ट करोगे। आपको कमोडिटी का फिजिकल डिलीवरी नहीं है, बट आप जाके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ETF ले सकते हो, जिसमें आपको ये सारी कमोडिटीज आपको मिल सकते हैं। रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट असेट क्लास इन द वर्ल्ड। Their investment requirement is also very huge, and it is usually for long term. And here we can generate the income by way of rents. But you can invest in real estate investment trust. Small investment fund is required compared to the physical investment. You can buy the paper, the security you can invest, real estate investment trust. Then the mutual funds, we all are known that investment vehicle that pool together the funds collected from large number of investors and invest these funds in debt security and other asset class. And whatever the return they generate, the mutual fund company, they give to the, after deducting the charges, they pass on to the investors. ये क्या होता है कि स्मॉल इन्वेस्टर से, बहुत सारे इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट किया और फंड को इन्वेस्ट किया, और जो भी रिटर्न आया उसमें से चार्जेस डिडक्ट करके सारे इन्वेस्टर को पास ऑन कर दिए। ये क्या है, म्यूचुअल फंड का काम है। यहाँ पे AMC हमने पढ़ा इससे पहले, AMC फंड मैनेजमेंट का काम करती है।